भी उसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल के अंदर हम हिसार एविएशन हब के साथ साथ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग, खास तौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करके काम करें। इस पॉलिसी से मेरा अनुमान है कि हम अगर सक्सेसफुली हिसार एयरपोर्ट जो हमारा एयरपोर्ट है उसके साथ इसको लिंक कर पाए तो हम सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे इंपोर्ट्स अप टू $1 बिलियन, और एक बहुत बड़ी इसको हम अचीवमेंट मानेंगे कि हमने इंटरनेशनली एक एविएशन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हरियाणा की धरा पर लाने का काम किया। हमारा जो एयरपोर्ट का काम है वो लगभग मिड स्टेज में है, रनवे कंप्लीट होने की कगार पे है, जो नाइट लाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं वो इन प्लेस है और जल्द उसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। मेरा मानना है कि जो हमने टारगेट डेट ली थी इस अंत से पहले उसको पूरी तौर पर वर्ष के अंत तक एक्टिवेट करना, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और ये जो पॉलिसी है ये एक बहुत बड़ा थ्रस्ट एविएशन सेक्टर को हरियाणा में देने का काम है। लगभग 25 एकड़ का गुड़गांव के अंदर हमने प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी भेज दिया है कि हम 25 एकड़ के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा हेवी हब गुड़गांव का जो हमारे द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर बनाएंगे, जिससे जो लोकल कनेक्टिविटी वाया हेलीकॉप्टर है नॉर्थ इंडिया की वो बेहतर हो, चाहे वो हमारे चार धाम कनेक्टिविटी हो, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस कनेक्टिविटी हो। और जैसे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज के दिन हम देख रहे हैं कि फ्लॉगिंग बढ़ रही है, जेवर के ऊपर भी केंद्र सरकार का फोकस है। हेलीकॉप्टर्स के लिए एनसीआर रीजन का हब गुरुग्राम में बनाने का काम करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है इसका थ्रस्ट सेक्टर हमारी पांचों एयर स्ट्रिप्स जो स्टेट ओन्ड है वो रहेगा, और मेन जो कार्य रहेगा वो ऑल्टरनेट प्रोडक्शन जो है मेक इन इंडिया के तहत उसके ऊपर हम काम करेंगे। साथ में मैं टच करना चाहूंगा, प्रोक्योरमेंट प्रदेश भर में चल रही है, बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है, और गोदाम भी और एफसीआई के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है, और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है, दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया, और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडी में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है। हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे, और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। एक खुशी की बात है कि इस बार मस्टर्ड
पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में ज्यादा उगाई गई। मगर इंटरेस्टिंग चीज है कि मंडी के अंदर सिर्फ 8 किसान सरसों को लेकर आए और 8 किसानों की सरसों का हमने ऑक्शन किया और एमएसपी से ज्यादा ही मार्केट के अंदर उसके भी बाहर थे। तो सरकार को एक दाना भी एमएसपी पे आज के दिन सरसों का नहीं खरीदना पड़ा। प्राइवेट के अंदर 1500 से 2000 रुपए एमएसपी से ऊपर हमारी सरसों बिकी है। जहां पर दालों की बात आई है, दालें भी इस बार हमारी डेजिग्नेटेड 24 मंडियों में हमने प्रोक्योरमेंट खोली, वहां भी किसी प्रकार की भी दाल का आना नहीं हुआ। और जो हमारी क्रॉप्स थी उसके अंदर भी व्यवस्था बनी रही। मंडियों में क्रॉप्स जरूर आई मगर प्राइवेट बायर्स ने उसको भी टाइम अनुसार खरीदने का काम किया। जहां बात जीएसटी कलेक्शन की है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा भी निकाला है और हरियाणा 5वें नंबर पर देश में रहा है जिसने जीएसटी कलेक्शन में एक इंक्रीज रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले वर्ष के कंपैरेटिव इस साल हमारे पास लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30,507 करोड़ रुपया स्टेट में जीएसटी कलेक्शन था और इस वित्त वर्ष के अंदर 35,390 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है। मगर जो पॉजिटिव चीज देखने वाली है तो टोटल कनेक्शन हुआ है जिसमें आईजीएसटी भी जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रोड्यूस होगी चीजें गई है उसका रिफंड है। मगर जो हरियाणा का एसजीएसटी कलेक्शन है, जो हमारे स्टेट के खाते में पैसा रहता है, वो पिछले वर्ष 11,959 करोड़ था और इस वित्त वर्ष के अंदर 15,115 करोड़ रुपया वो जीएसटी कलेक्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कलेक्शन है ये डायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट करता है। इसके अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए। हमने स्पेशल टीम्स जीएसटी की चोरी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी। हमारे एक एडिशनल ईटीसी की अध्यक्षता के अंदर हमने 12 से 15 अधिकारी नियुक्त किए जो स्पेशली इसको मॉनिटर करते थे। प्लस एक बेनिफिट ये हुआ है कि पहले हरियाणा मॉड्यूल 1 प्रदेश था, हमने उसको चेंज करके मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट किया और उससे जो एक डिले आता था केंद्र से डाटा रिसीव होने का लगभग 14 दिन का, वो डिले रियल टाइम में कन्वर्ट हो। अगर आज हमें कोई डाटा किसी भी प्राइवेट फर्म का जो दूसरे प्रदेशों में है उससे कंपेयर करें तो हमें जल्दी उपलब्ध भी हो जाता है। प्लस हमने लगभग 30 करोड़ की लागत से जितने हमारे जो जीएसटी के ऑफिसेस थे प्रदेश भर में उन सबको अपग्रेड किया। वहाँ इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ाई, वहाँ पर जो कंप्यूटर्स थे उनको अपग्रेड करने का काम किया। नया जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अवेलेबल थे उनको अडॉप्ट किया और धीरे धीरे कर स्कैनिंग कर जो लोग टैक्सेशन के अंदर कहीं वॉयलेशन करते थे उनको पकड़ा और ये जो मात्रा बढ़ी है ये उसका नतीजा है। और लगभग अगर हम ओवरऑल कलेक्शन आज 35,000 करोड़ पे पहुंचे तो हमारा टारगेट है कि अगले वित्त वर्ष के अंदर हम इसको 40,000 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे, जिससे जो इस साल हमें उम्मीद तो नहीं है, हम भी केंद्र से चर्चा में है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है उसको और 3 साल की वृद्धि दी जाए। मगर जब जीएसटी बना था तो कॉम्पेंसेशन सेस 5 साल के लिए, अगर वो नहीं बढ़ता तो हम सेल्फ डिपेंडेंसी भी और बढ़ने का काम करेंगे। साथ में एक निर्णय और लिया है कि हमारे सारे जो ऑफिसर्स आज डील करते हैं ईटीओ एटीओ लेवल पर टैक्सेशन को, उनको भी हम गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम की मदद से एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप उन ऑफिसर्स का लगाएंगे जो कि 2 अलग अलग जगह चलेगा, ईपा के अंदर और हमारे यहाँ ट्राई सिटी रीजन के अंदर जहाँ भी हमें इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ की यूनाइटेड किंगडम के ऑफिसर्स आकर, क्योंकि जीएसटी उनके पुराना प्लेस था, वो आकर हमारे ऑफिसर्स के साथ चर्चा भी करेंगे, उनको इक्विप और ट्रेन भी करेंगे समय अनुसार
अपग्रेडेशन के अंदर कि आज जीएसटी को और कैसे हम मॉनिटर करें, कैसे टैक्स की जो इवेजन है उसको रोकने का काम करेंगे। साथ में हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीएसटीएन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल हैं उनको भी इंडक्ट करने का निर्णय किया है और जल्द उन टूल्स को भी हम प्रदेश के अंदर लाने का काम करेंगे। पिछले कैबिनेट के अंदर हमारी 2022-23 की एक्साइज पॉलिसी भी आई और आप सबने उसको देखा भी समझा भी कि हमने पिछले 2 वर्ष में क्या क्या ऐतिहासिक कदम उठाए जिससे हम लीकेज बोल सकते हैं जो होती थी उसको रोक पाए और हमारा रेवेन्यू बढ़ा। आज के दिन जो लास्ट ईयर हम लगभग 6400 करोड़ रुपए थे उसको हमने इस साल 7938 करोड़ पे पहुंचाने का काम किया, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस साल का हमने टारगेट लिया है कि हम उसको भी बढ़ाकर 9200 करोड़ तक ले जाने का काम करेंगे। इसके अंदर जो कि दिल्ली की पॉलिसी पिछले दिन आई थी और उनने रेट्स में बहुत स्लैशिंग करी थी, हमें जरूर ड्यूटीज कम करनी पड़ी, रेट्स कम करने पड़े, मगर प्रदेश के अंदर हमने 100 वेंड्स कम करने का भी निर्णय लिया। जिन गांव के हमारे पास पिछले साल प्रस्ताव आए थे जब सरपंच मौजूद थे या जिन गांव ने ग्राम सभा करके आज हमें भेजा है उन गांव के अंदर भी हम वेंड्स को बंद रखने का काम करें और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। लास्ट ईयर जैसे पॉलिसी का एक पार्ट था जो बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम डिस्टिलरीज के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि हमारी तमाम डिस्टिलरीज, तमाम बॉटलिंग प्लांट्स, तमाम जो वेयर हाउसेज हैं L1 और L13 उनके अंदर सीसीटीवी कैमराज आज इंस्टॉल्ड है। 24 आवर मॉनिटरिंग हेड ऑफिस तक हम कर सकते हैं। साथ में जो फ्लो चेन होती थी उसमें फ्लो मीटर लगाए जाएंगे जिसमें हमें जो मेरा अनुमान है 98% तक एक्यूरेसी प्रोडक्शन टू बॉटलिंग तक की रिकॉर्ड हम कर पाएंगे। इस बार 2 नई चीज जो हमने लास्ट पॉलिसी में रखा था उसको इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। पहली चीज QR कोडिंग के साथ ट्रैक एंड ट्रेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ सेल हमारे पास एक चीज मॉनिटरिंग में रहेगी। हमारे जितने वेंड्स होंगे प्रदेश के अंदर उनके अंदर QR रीडर्स, POS सिस्टम हम लगवाने का काम करेंगे और उनको भी CCTV मॉनिटर करवाने का काम करेंगे। प्लस जितने हमारे आगे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो लाइसेंसीज हैं हमारे, उनको भी POS सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे कि उनका डाटा भी हमारे ऑफिस में रियल टाइम रिकॉर्ड रहे और कहीं कोई इलीगल सेल होती है तो उसको तुरंत हम मॉनिटर कर पाएंगे। साथ में हमने एक टारगेट लिया है कि जितनी हमारे लेबल्स थे उनको अगर कहीं भी कोई डिफॉल्ट नहीं है तो उनको ऑटो रिन्यूअल की ओर लेकर जा रहे हैं, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी डिमांड लंबे समय थी। उसके साथ अगर कोई भी लेबल इलीगली सेल करता पकड़ा जाता है, नकली होलोग्राम या QR के साथ पकड़ा जाता है और प्रूव हो जाता है, तो आगे से उस ब्रांड के लेबल अप्रूवल प्रदेश में पूरी तरह से बंद कर देंगे। वो ब्रांड्स हमारे प्रदेश में क्योंकि इलीगल सप्लाई में पकड़े गए फिर आने वाले भविष्य के अंदर वो सेल ना हो। साथ में एक निर्णय और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पटवार खानों की ओर पिछले 1.5-2 दशक में कभी ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि पटवारी मॉडर्नाइज हो रहे हैं और पीछे भी गवर्नमेंट की ओर से डिजिटलाइजेशन की ओर कदम उठाया गया। इस बार ये निर्णय लिया गया है कि सारे पटवार खानों को अपग्रेड किया जाए, सारी तहसीलों को अपग्रेड किया जाएगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस वर्ष के अंदर जैसे हमने नंबरदारों को मोबाइल फोन के साथ इक्विप करने का निर्णय लिया है, पटवारियों को भी हम आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन की ओर इक्विप करेंगे। पहला कदम उसमें ऑलरेडी उठाया गया है और इस फसल जो अगली आएगी उसमें हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि अगर फसल खराबा होता है तो फसल खराबे के अंदर किसान को भी रिपोर्टिंग की पावर मिलेगी और वो डिजिटली मिलेगी कि वो अपने मोबाइल से GPS कोऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट करता हुआ अपनी फसल खराबे की रिपोर्ट को अपलोड कर दे और अपलोड करने के उपरांत पटवारी को भी
हम डिजिटली अपग्रेड करेंगे, चाहे टैब्स के या मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से, कि वो भी उस फील्ड में जाकर उसको रीवेरीफाई करेगा। जो पहले कंप्लेंट्स आती थी कि भी पटवारी विजिट नहीं करते, वो कंप्लेंट फिर ऑटोमेटिक मोड पे आकर खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज है कि जो अब रिकॉर्ड है, पिछले दिनों हमने आपके साथ साझा किया था कि लैंड रिकॉर्ड हमने सारा डिजिटलाइज कर दिया है। हमारा प्रयास रहेगा कि पंचायत रिकॉर्ड और पटवार रिकॉर्ड उसको भी अब हम डिजिटल फॉर्म में ले जाने का काम करें। जैसे इस कैबिनेट के अंदर एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए हमने पीडब्ल्यूडी की ओर से कॉमन पोर्टल बनाया है, जिसमें 28 विभागों ने अपनी सहमति दे दी और 28 विभागों के अब जितने भी रजिस्ट्रेशन ऑफ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हों, उसके साथ साथ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कॉमन टेंडरिंग का एक सिस्टम बन जाएगा कि वो एक कॉमन पोर्टल पर टेंडर होगा जिसको गवर्नमेंट देख पाएगी। उसी तरीके से हम रेवेन्यू को भी एक कॉमन पोर्टल पर ले जाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो डिजास्टर पार्ट हो, चाहे वो रेवेन्यू रिकॉर्डिंग का पार्ट हो, कि आने वाले समय में ये सारा भी कंसोलिडेटेड तरीके से मॉनिटर एक जगह से समय अनुसार हो जाए। डिप्टी कमिश्नर लेवल पर भी इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए। और आज अगर किसी गांव का रिकॉर्ड हमने मंगाना है तो उसके अंदर हमें हफ्तों लग जाते हैं कि नीचे से ऊपर रिपोर्ट आने में। जब ये डिजिटलाइज हो जाएगा तो विद इन मिनट्स हेड ऑफिस लेवल तक भी वो सारा मामला रेगुलरली हम मेंटेन भी कर पाएंगे, रिकॉर्ड भी कर पाएंगे और ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। और इससे मुझे लगता है आम जनता को भी बहुत सहूलियत आने वाले समय में देने का काम है। साथ में जो हमारी पंचायतें हैं, बड़ी खुशी की बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने पिछले दिनों निर्णय दिया और जो हमने अमेंडमेंट 2020 में करी थी उसको स्टे ना करते हुए परमिशन दी है। अब क्योंकि कई जगह ड्रॉ ऑफ लॉट्स पेंडिंग थे, जैसे ही वो आ जाते हैं, जैसे म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल्स के चुनाव के लिए सरकार ने सिफारिश कर रखी, पंचायत चुनाव की सिफारिश को भी हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करें कि अगले महीनों के अंदर प्रदेश में म्युनिसिपल कमेटी, काउंसिल और जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायतों के चुनाव प्रॉपरली हम कंडक्ट करवाएं। कब कर रहे हैं सर? हमारी ओर से जो डिप्टी कमिश्नर्स ने डीसी के, महिला के कई जगह जो पेंडिंग थे या कई जगह अपील्स में केसेस थे, उनको डिस्पोज करने की ऑलरेडी आदेश दे दिए। जैसे उनकी रिपोर्ट आ गई उसके साथ साथ ही उस सिफारिश को भी सरकार भेजने का काम करेगी। अब कोई आपके सवाल? ये जो आपने जो लीकर के जो बैंड्स थे, तो वो मेन बैंड के साथ एक सब बैंड दे रहे थे पहले आप, अब वो खत्म कर दिया। तो इस बार ये चेंज हुआ है कि अर्बन एरियाज में सब बैंड परमिसिबल नहीं, क्योंकि हमने जोन साइज 4 बैंड्स का बनाया है। तो उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे ये विश्वास है कि आज के दिन अर्बन एरियाज में बैंड्स की जो तादाद है वो बहुत है और उसको कम करने के लिए उचित कदम है। तो ये 100 तो वैसे ही कम हो गए होंगे जब आपने सब बैंड बंदी कर दी, पॉलिसी हो तो उसको वैसे। पिछली बार भी जो हमारे नंबर ऑफ सब बैंड्स थे वो अर्बन एरियाज में 0 थे, और वो पॉलिसी का एक पार्ट था कि परमिसिबल थे अगर कोई चाहता। हमने उसको इस बार पूरी तौर पर बंद कर दिया है, सिर्फ हम रेगुलर बैंड्स की ओर एक प्रश्न आया कि सस्ती होगी शराब, शराब सस्ती हुई क्या? जो हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको रिड्यूस हमने किया है प्रोराटा बेसिस पे। हो गया बीएसपी साफ किया 5-7 रुपये से 2 भी कर दिया, उसका लोगों को क्या बेनिफिट, लोगों को क्या वो तो सस्ती मिलेगी? नहीं, आपने दिल्ली में देखा होगा, विपक्ष ने भी दिल्ली की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर जो कॉस्ट रेशियो थी बहुत बड़ी मात्रा में डिक्रीज हुई, और दिल्ली ने तो ऐसी हालत कर दी, मैं तो शौक में था कि 1:1 रेशियो में भी काम चल गया, बाय 1 गेट 1 फ्री, जो कभी सोच नहीं सकते। हमने उस और काम नहीं किया, हमने इम्पोर्ट कॉस्ट कम किया है। जो IFL थी उसका पहले जो बेसिक कोटा था वो 3,20,000 केसेस का था, उसको बढ़ा के 10 लाख केसेस किया है कि हमारी मॉनिटरिंग भी ज्यादा रहे। प्लस एक चीज जरूर करी है, पहले कस्टम वेयर हाउसेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उससे जो भी सामान निकलता था उसका कोई डाटा
स्टेट के पास नहीं आता। इस पॉलिसी में हमने मैंडेट कर दिया है कि कोई भी कस्टम वेयर हाउस से माल निकलेगा, कस्टम्स की ओर से भी हमें इंटीमेसी दी जाएगी, प्लस जो परमिट्स है उसकी कॉपी भी हमें उपलब्ध है। उसके साथ साथ ट्रांजिट के ऊपर भी हमने मॉनिटरिंग बढ़ाई है। बहुत सी ऐसी अल्कोहल थी जो परमिट छत्तीसगढ़ का कटता था और वो डंप होती होती प्रदेशों के अंदर उतरती 2-3 प्रदेशों को क्रॉस करती थी और पॉइंट ऑफ ओरिजिन तक नहीं पहुंचती थी। इस पॉलिसी में हमने ये मैंडेट किया है कि कोई भी व्हीकल अगर वो अल्कोहल लेके मूवमेंट में होगा तो वो हमारे पॉइंट ऑफ एंट्री पे रिपोर्ट करेगा और उसको 8 घंटे की अनुमति दी जाएगी कि हमारे स्टेट बॉर्डर्स को क्रॉस करे, और क्रॉस करता हुआ भी वो हमें रिपोर्ट करता जाएगा, जिसके अंदर लीकेजेस 0 हो जाएगी, डंपिंग 0 हो जाएगी। साथ में अगर कोई 8 घंटे में हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करता, फिर एक्साइज एक्ट में हमने परमिट कर दिया कि उसको तुरंत इम्पाउंड भी करें और तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करके उसके सख्त से सख्त एक्शन हम लेने का काम करेंगे, जो कि हमारे पिछले अमेंडमेंट के अनुसार एक्साइज में परमिशन है। तो जीपीएस में होते हैं जो 8 घंटे का आपने टाइम बाउंड किया है, जीपीएस में होते हैं, मगर कोई भी ट्रक पंजाब से, हिमाचल से, चंडीगढ़ से ओरिजिनेट करता है और उसने दिल्ली जाना है, उसने मध्य प्रदेश जाना है, राजस्थान जाना है, तो उसको हरियाणा क्रॉस करना है। पहले 2 केसेस हमारे सामने पिछले एक्साइज ईयर में आए कि पलवल से अरुणाचल का परमिट कटा और ट्रक पकड़ा गया सोनीपत। इस तरह की गतिविधि ना हो, इसको रोकने के लिए फुल प्रूफ मेजर प्रदेश में हमने लिया है। और हमारा इतना बड़ा प्रदेश तो है नहीं कि 8 घंटे के अंदर उसकी क्रॉसिंग ना हो पाए, तो एक मॉनिटरिंग भी रहेगी और साथ में किसी तरह की इलीगल डंपिंग को भी रोकेंगे। मैं जानना तो ये चाह रहा था कि कौन सी शराब सस्ती किधर रही होगी? वो तो ईडीपी रेशो में जो एक्स डिस्टिलरी प्राइस किसी केस का है उसके प्रोराटा बेसिस पे सस्ती हो। मैं ब्रांड वाइज तो आपको नहीं बता सकता, जो कोई इंडस्ट्री जरा सस्ती होगी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ सस्ती क्या होगी? मैं आपको ये बता सकता हूँ 2 कदम हमने उठाए हैं जो हमारा डे 1 से प्रोसीजर रहा है कि हम जो कंट्री लिकर है उसको सपोर्ट नहीं करते। हमने पहले बॉटलिंग प्लांट्स में उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद करी और इस बार उसके रेट्स इंक्रीज करें। कंट्री लिकर को धीरे धीरे हम फेज आउट मैनर में प्रदेश में कम करें। वहीं हमने पहले 700 एडीपी की हरियाणा में अल्कोहल परमिसिबल, उसको हमने बंद किया और 900 एडीपी तक लेकर गए। पिछले वर्ष 900 को 950 तक लेकर गए और इस वर्ष हमने 950 वाली भी बंद कर प्रदेश के अंदर 1050 ईडीपी की जो हमारी अल्कोहल है उसको परमिट किया है, या उससे ऊपर वाली 1050 से 5000 तक के स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं है। 5000 से 7000 के स्लैब्स में माइनर चेंजेस है। 7000 से 9000 तक के जो स्लैब्स हैं उसमें उससे थोड़ा सा ज्यादा चेंजेस है। 9000 से ऊपर वाला जो स्लैब है उसके अंदर मेजर चेंजेस है, और वो इसीलिए है कि आईएफएल जो है उसकी मॉनिटरिंग भी रहे और उसका जो कोटा है वो हमारे प्रदेश का पूरा हम फुल चेंजिंग का मतलब स्लैश तो 60,000 तक तो कोई चेंज नहीं, 60,000 तक माइनर इंक्रीज भी है और नॉर्मलाइजेशन भी। अगर आपको एक चाहिए मैं वो सेपरेटली आपको चलो ठीक है, क्योंकि लोगों को पता लग रही है कि शराब हुई सस्ती कौन सी है। अखबार में छपे शराब सस्ती होगी, वो तो आपने छाप दी है बिना बिना पढ़े नहीं तो कैसे छोटा है तो छाप दी सारे अखबार में कैसे छपी जेब में जैसे इसलिए मतलब सस्ती तो आज के जमाने में सब चीज नहीं है, शराब सस्ती कैसे हो सकती है? बड़ा संभव नहीं तो सिर्फ टैक्स स्लैब इसके अंदर रिडक्शन करिए, बाकी ईडीपी प्राइजेस के अंदर जो एक्स डिस्टिलरी प्राइस है वो का वही है, बल्कि हमने 2 स्लैब जो सस्ते वाले थे उनको डिलीट करने का काम। जो 950 से 1050 तक के स्लैब्स थे वो हमने पूरी तौर पर प्रदेश में बंद कर दिए। कोई भी लेबल एक्स डिस्टिलरी प्राइस 950 रुपए से 1050 तक का था वो परमिटेबल नहीं है कि लो क्वालिटी फॉरेन लिकर इज नॉट परमिसिबल। साधारण भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 4% प्रदेश का जो हमारा रेवेन्यू आता था एक्साइज का वो अब दूसरे स्लैब्स में शिफ्ट हो जाएगा। एक
दूसरी है 6 लेबल्स ऐसे थे जो कि रजिस्टर्ड थे इस गैप के अंदर, वो 6 अब परमिसिबल नहीं है। अच्छा दूसरा जी, आप लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के साथ जा रहे हैं या हम तो पीछे इकट्ठे गए थे और दोनों संगठन ये तो मिलकर निर्णय ले, चुनाव डिक्लेयर हो जाए, निरंतर चर्चा इसमें होती है और दोनों का जो फैसला होगा वो आगे लोकल बॉडी जो पंचायती राज इलेक्शन में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये सवाल इसलिए है कि आपकी तैयारियां अलग चल रही हैं, उनकी तैयारियां अलग चल सारे संगठन अपनी तैयारियां करते हैं। पिछली बार भी जब लोकल बॉडीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव थे, दोनों संगठनों ने अपनी तैयारियां रखी थी और फिर निर्णय ये लिया गया था कि कॉरपोरेशन की मेयरशिप पर तीनों पर बीजेपी लड़ेगी और उस प्रपोर्शन में हमारे एमसी लड़े थे, 2 हमारे एमसी पंचकुला के अंदर जीते भी थे और जो हमारी सोनीपत और अम्बाला की कॉरपोरेशन में हमारे एमसी नहीं जीत पाए। जहां एज काउंसिल्स के चेयरमैन की बात थी, वहां 3 पर जेजेपी लड़ी थी और 4 पर बीजेपी लड़ी थी। ये तो दोनों संगठनों का इंटरनल डिसीजन है और एक बार चुनाव डिक्लेयर होने भी आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। एक सवाल ये था, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों स्टेट आपको एक चुनौती दे रहे हैं, पॉलिसी लेकर की है या कुछ भी है। पिछले दिनों उन्होंने पंजाब में पेट्रोल डीजल पे वैट कम कर दिया, तो वहाँ एक 1.5 से 2 रुपए का शायद अंतर आ गया है। आप हमारे यहाँ से रेट कम हो गया, तो जो पंजाब के पंप ड्राई थे पहले, अब वो उनकी सेल ज्यादा हो रही है और हरियाणा के लोग भी वहाँ से खरीद रहे हैं बॉर्डर पे। तो इसको लेके कोई रिव्यू? देखिए, जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के वैट की बात है, हरियाणा का पेट्रोलियम वैट का जो शेयर है वो डिक्रीज नहीं हुआ, परसेंटाइल पे इंक्रीज हुआ। मैं डाटा सेपरेटली, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं है, मैं शेयर कर सकता हूँ कि पिछले 1 साल में मंथ वाइज हमारी वैट की कलेक्शन क्या है। दूसरी चीज है, पंजाब एक फिक्स्ड मेथड पे चलती है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वो रुपए के हिसाब से वैट लगाती है। हरियाणा ने 2020 में निर्णय लिया था कि हम रुपए के हिसाब से भी परसेंटेज के हिसाब से करेंगे और उसके अंदर हमें बेनिफिट ये हुआ, जब फ्यूल कॉस्ट नीचे गया तो हम सबसे नीचे थे और जब फ्यूल कॉस्ट ऊपर गया तो उस प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज हुई। आज के दिन क्योंकि फ्यूल प्राइसेस आर एक्सट्रीमली हाई और ये कोई प्रदेश का तो प्रोहिबिटिव नहीं है, केंद्र का भी नहीं है, ये तो ग्लोबल मार्केट और वो ट्रेंड तय करते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या जाएंगे। मगर आज के दिन भी हम राजस्थान से कंपेयर करें, दिल्ली से कंपेयर करें, हमारे प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल आर एक्सट्रीमली ऑन द लोअर साइड। पंजाब ने कोई वन टाइम स्टेप इन रिडक्शन ऑफ वैट इन रुपीज उठाया है, तो वो उनको उनका खुद का निर्णय है और मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहेगी, क्योंकि आज के दिन अगर पंजाब 1-1.5 रुपए की कटौती करता है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बहुत बड़ा मार्जिन होता है। और जब मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, आपने खुद देखा कि हरियाणा ने कैसे 16% वृद्धि करी, कैसे हम 35,000 करोड़ तक हमारे कलेक्शन को ले गए। और अच्छी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश से तो हरियाणा बहुत छोटा प्रदेश है, एरिया साइज में भी और पॉपुलेशन साइज में, और जीएसटी जो है वो कंपैरेटिवली ऑन कंजम्पशन साइड है, उसके बावजूद भी ऑन द कलेक्शन साइड हम उत्तर प्रदेश के एट पार हैं। लगभग शायद 801 करोड़ रुपए का डिफरेंस पिछले महीने का रहा है और मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह हमने हमारी मॉनिटरिंग को और इम्प्रूव किया तो हम उत्तर प्रदेश को भी ओवरटेक आने वाले समय में टैक्स कलेक्शन में कर पाएंगे। एक तो अभी बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था, 10,50,000 फिगर आई थी, क्योंकि इस सदस्यता 10 लाख 7.5 लाख के लगभग हमारा हुआ है और बहुत से ऐसे यूनिट्स हैं अलग अलग सेलों के, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, युवा हो, जिन्हें सेपरेटली भी अपना टारगेट अब मानना है। 1 लाख का टारगेट इनसो ने दिया है, जो अब वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के अंदर जाकर नए छात्रों को भी हमारे छात्र संघ के साथ जोड़ेंगे। ये जो इन्होंने टारगेट दिया वो इसी में ऐड होगा, इसके एडिशनली है मतलब इसमें कुल मिलाकर अगर जो टारगेट डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी ने 13 तारीख से शुरू करवाया था, 13 मार्च से, वो टारगेट था 4.5 लाख का, कि हम प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी 5,000 सदस्य जोड़े और हमने उससे लगभग 2.25 गुना पहुंचने का काम किया और इसको धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक इंसो ने अपना कार्य नहीं शुरू किया था,
युवा ने सेपरेटली काम नहीं किया था, माइनॉरिटीज ने अपना काम नहीं किया था, बैकवर्ड सेल ने अपना अलग से काम नहीं किया। अब वो सेल्स अपनी ओर से भी टारगेट ले रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि दुगना हो जाएगा कि जो हमारे संविधान के अनुसार भी संगठन में आदमी जुड़ना चाहिए, प्रति 2 वर्ष के अंदर नई मेंबरशिप होनी चाहिए, उसको हम अचीव करें। मारुति ने 10% पैसा जमा करा दिया है। मारुति ने 800 एकड़ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो MISL है उसने जमा कराया है, और 100 एकड़ के लिए सुजुकी ने जो मोटरसाइकिल का प्लांट लगाएगी उन्हें जमा कराया है। टोटल 900 एकड़ में, क्योंकि ये सब्सिडरी कंपनी है दोनों मारुति सुजुकी की, तो दोनों कंपनीज मिलकर 900 एकड़ का यूनिट वहां एस्टैब्लिश करेगी, जिसमें एक मदर यूनिट होगा और एक बाइक्स का मदर यूनिट। भूषण जी, रणदीप सुरजेवाला लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं शराब पॉलिसी को लेकर, कह रहे शराब सस्ती हो रही है, सिलेंडर महंगे हो रहे हैं। एक सवाल तो ये है। दूसरा है, जो दिल्ली में भाजपा नेता तेजेंद्र बग्गा गिरफ्तार होते हैं, पूरा इन नाटकीय घटनाक्रम अभी भी लगातार चल रहा है, रात को कोर्ट खुली है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबजुडियस मैटर है बग्गा जी वाला, क्योंकि 3 प्रदेशों की पुलिस उसमें इन्वॉल्व हुई थी। दिल्ली में क्या हुआ है मेरे पास उसके तथ्य तो है, मगर मुझे इतना जरूर संज्ञान में आया कि कोई पंजाब के कोर्ट ने कोई अरेस्ट वारंट इशू किया है। जो कोर्स ऑफ एक्शन लीगली है वो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस ने। हरियाणा के पास तो जो कंप्लेंट आई थी वो हमारे होम मिनिस्टर ने भी, DGP ने भी बड़ी क्लियरली आपको बताया कि हमने उसके ऊपर इनेक्ट किया है। जहाँ पॉलिसी की बात है, हमने तो 100 वेंड्स कम करे, हमने बेटर मॉनिटरिंग करी है, और एक्साइज का जो हमारा टारगेट है उसको 1200 करोड़ और बढ़ाया है इस एक्साइज ईयर से। जहां तक स्लैशिंग ऑफ रेट्स की बात है, ये तो स्टेट का प्रेरोगेटिव है कि दूसरी स्टेट्स को देखते हुए, कंपेयर करते हुए स्टेट्स रिड्यूस कर सकती है। उससे अगर कोई चीज सस्ती हो, महंगी हो, मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, उनकी सरकार गठबंधन में आज महाराष्ट्र में है, वहां पेट्रोल के दाम कितने हैं, हमने तो कम कर दिए थे, वो क्यों नहीं करवा पा रहे। आज राजस्थान में है, उनने भी वहां कम करवाने का काम किया। तो अगर उनने असलियत में पेट्रोलियम कॉस्ट कम करवाने हैं, तो जिन प्रदेशों में उनके सहयोगियों के साथ या उनकी खुद की सरकारें हैं, सबसे पहले ये चर्चा वहां करें तो बेहतर रहेगा कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम कम करिए, जिससे इन्फ्लेशन भी इनडायरेक्टली कम हो। तो किस रेट में आप हॉस्पिटल जमीन दे रहे हैं और कब तक ये शुरू होने की 2.96 करोड़ रुपीज प्रति एकड़ के अंदर हमने ऑक्शन 2.96 करोड़ रुपीज पर एकड़ पे हमने ऑक्शन निकाला था। ऑक्शन के अंदर क्योंकि मदर यूनिट है, एक ने अप्लाई किया और वो उसको अलॉट हुआ है, और 2 उसके अंदर जरूर दिक्कत आई थी। एक कोई वाटर कोर्स था, उसको हमने जो चेंज करना था, गवर्नमेंट ने उसको चेंज करने का निर्णय ले लिया। दूसरा था एनवायरमेंट क्लियरेंस का, वो आ चुकी है केंद्र से और वो हमने हैंडओवर कर दिया। अब जैसे ही मारुति बचा हुआ पैसा जमा कराएगी, लैंड उनको हम हैंडओवर करने का काम। हमारे जवान जो सरहद पे शहीद होते हैं, पंजाब सरकार उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपया देती है। हरियाणा में ये राशि खास आपको नहीं लगता है कि हरियाणा में ये राशि लगी? हरियाणा में उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स भी बहुत दिए जाते हैं। अगर वो फौज में नौकरी ले लेता है परिवार का कोई सदस्य, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव में बने, नहीं तो प्रदेश के अंदर भी हम उसको नौकरी का प्रावधान देते हैं। उसके साथ साथ हमने इकलौता प्रदेश है जिसने ये निर्णय कर नोटिफाई कर रखा है कि कोई भी गांव का शहीद बॉर्डर पे होगा, डीसी को पावर है कि उसके गांव का स्कूल भी हम उसके नाम पे करेंगे। और आने वाले समय में मैं ये निर्णय भी लेने का काम करूंगा कि जो शहीद होगा उसके गांव को जाने वाला जो भी PWD का रास्ता होगा वो भी हम उसके नाम पे डेडिकेट करने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा सन ऑफ सोइल भी रहा है, उसने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने का काम। और एक खुशी की चीज है, जींद जिले में मैंने एक पायलट चलवाया था कि हमारे आज तक जब से देश आजाद हुआ है, आर्म फोर्सेस के अंदर 76 जवान जींद के शहीद हुए थे। और 26 जनवरी को जब मैं वहां गया
तो ये आदेश दे के आया था कि 1 महीने के अंदर सारे जितने स्कूल्स हैं उनको उन मेटर्स के नाम पे हम डेडिकेट करें, और 1 महीने में हमने उसको अचीव कर लिया। सेकेंड डिस्ट्रिक्ट हमने दादरी लिया, फिर भिवानी लिया, और अब गुड़गांव के अंदर भी हमने इसको टेकअप किया है। और मेरा ये टारगेट है कि 15 अगस्त से पहले हरियाणा प्रदेश के 22 जिलों के अंदर जितने जवान बॉर्डर पे शहीद हुए हैं उनके नाम पर उनका जो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या सीनियर सेकेंडरी हो, उसको हम डेडिकेट करें। भूषण जी, जो चंडीगढ़ के अंदर है बाहर के टाइम 3 बजे तक कर दिया आपको, तो यहाँ भी बढ़ाने की हमने पिछले साल भी प्रोविजन रखी थी, एडिशनल फीस देता है तो जरूर प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्रोविजन पहले ही है। गुड़गांव में 24 आवर्स 24 आवर्स नहीं है, आपकी परमिसेबल जो लिमिट है वो शायद 2 बजे तक है, और 2 बजे के बियॉन्ड अगर आप एक्सटेंड करते हो तो उसकी एक शायद 20 लाख रुपए है, मेरे हैंड पे तो नहीं है क्योंकि पिछले साल हमने इंडेक्ट किया था, उसको फिर एक्सटेंडेड 4 या 6 घंटे का समय है, उस तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो मेंबरशिप पूरे प्रदेश में चली, पूरे लगभग 90% में 5 का जो टारगेट था वो सब लगभग 7-8 हुए, यूपी से ज़्यादा भी होगा। ये अगले लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की तैयारियां हैं बीजेपी की स्वतंत्रताओं के चुनाव लड़ने की या गठबंधन के तौर पर लड़ने की, या इसमें क्या अभी आत्मनिर्भरता वाली बात जो है वो चल रही है? कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बिना कार्यकर्ताओं की नहीं चलती, और आत्मनिर्भरता वाली बात नहीं। हमने विधानसभा चुनाव से 11 महीने पहले एक संगठन बनाया, हमारा सिंबल भी विधानसभा चुनाव में परमानेंट मिला और उसको आज हमने रिजर्व किया है। और उसके बाद घर घर जाने का प्रयास हमने 2020 में शुरू किया। 2020 के अंदर क्योंकि कोविड आ गया, वो गतिविधि रुकी। 20 अंत से लेके 21 अंत तक किसान आंदोलन चला, उसमें भी बड़ी लिमिटेड गतिविधियां रही। फिर कोविड की तीसरी वेव भी हमें झेलनी पड़ी। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक घर तक हमारा संगठन पहुंचे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे और भी कोई दल हो, प्रत्येक दल ये प्रयास करता है कि वो घर घर तक पहुंचे। तो हमारा भी ये प्रयास है कि नए कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने का काम करें। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारे संविधान अनुसार हमें उनको भी री रजिस्टर करना पड़ेगा हर 2 साल के, तो री रजिस्टर कराने का काम करें। जहाँ बात आगे चुनाव लड़ने की है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ और आज भी रिपीट कर देता हूँ कि हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और आने वाले भविष्य में भी मिलकर चलेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में किशन जी जेजेपी का दावा रहेगा? अभी चुनाव तो डिक्लेयर होने, अभी तो क्या परिस्थितियां रहेगी दोनों सीटों के ऊपर। जो आने वाले समय में मिलकर चलेंगे जो शब्द है, ये सरकार का है या अगर चुनाव का भी बात कर रहे हैं? 24 की बात कर रहे मैं तो सरकार का भी कह रहा हूँ, चुनाव हैं। का भी। सरकार में तो आप नहीं मिलकर चल ही रहे नहीं, हैं। आप, मैं तो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट बनी थी तो लोगों ने हमें 1 महीने में गिरने का कहा था, फिर 3 महीनों में गिरने का कहा था, फिर 6 महीनों में कहा था, फिर साल में कहा था, फिर कहा था 1 दिन की और बच गई। आज 2.5 साल सक्सेसफुली हमने गवर्नमेंट चलाई है, और ये विश्वास दिला देता हूँ कि 2.5 साल अगले भी इसी सक्सेसफुली तरीके से सरकार चलाएंगे और लोकसभा और विधानसभा भी सक्सेसफुली होगा। भूषण जी, बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, और वही सीएमआई की जो रिपोर्ट है उसको लेकर क्या कहेंगे? आपने 75% आरक्षण की भी बात की। बिल्कुल 75% जो हमारी रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स है वो आज के दिन बहस कंप्लीट हो चुकी है। फैसला हाईकोर्ट में सुरक्षित है, निर्णय आ जाएगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि कोई कोरेसिव एक्शन नहीं लेना, कोई पेनल्टीज नहीं लगानी, मगर इस एक्ट की रजिस्ट्रेशन को शुरू है। एक्ट की रजिस्ट्रेशन शुरू है, इंडस्ट्री भी हजारों की तादाद में रजिस्टर हो चुकी, लोकल कैंडिडेट्स भी डे बाय डे नए रजिस्टर हो रहे हैं। जैसे ही वो आएगा उसके ऊपर काम करें। मगर मैं जो आप एक आंकड़े की बात कर रहे हैं सीएमआई की, आपने ट्रेंड देखा है कि वही एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी है, जो निरंतर राजस्थान के डाटा को भी शेयर करती, पर हरियाणा के डाटा को बारी बारी इन्फ्लेट करके शेयर करने का काम करते हैं। किसी दिन ये आया है कि सीएमआई ने दिखाया कि इस महीने में हरियाणा में रोजगार बढ़े 18% से शुरू करके 32% पे पहुंचे।
मैं आपको फैक्चुअली कह देता हूं कि कोविड के बाद जो एमएसएमई के ऊपर खास तौर पे बड़ा इम्पैक्ट आया था, हरियाणा ने उस झटके को झेला, हमारी इंडस्ट्री को संभाला और बंद होने से रोका। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो, चाहे इनडायरेक्ट डायरेक्टली उसको ऑपरेशन आज चलाने की और चलाने की बात हो। बहुत सी ऐसी स्टेट हैं जहां हजारों एमएसएमई आज के दिन बंद हो, हमारे यहाँ नई एमएसएमई बढ़ी और हमारा टारगेट है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को और आगे लेके जाएं। पॉजिटिव चीज ये है कि पिछले एक वर्ष के अंदर लगभग 28,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को प्रदेश ने अपनी ओर डाइवर्ट किया, जिसमें 4 आप कह दीजिए मदर यूनिट हमारे प्रदेश में आने को एग्री करें। पहला बहुत बड़ी बात जो दिनेश जी ने कही थी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड है, जिनने 900 एकड़ के अंदर 2 प्लांट, एक बाइक्स का और एक कार्स का लगाने का निर्णय लिया। एटीएल जो ग्लोबल स्मॉल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कभी चक्कर लगाए तो सोना जाके आइए, IMT सोना जो रोज का मेरू मेवात में, उसके अंदर उनका जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है और मेरा मानना है कि 1 वर्ष के अंदर वो प्लांट अपनी फंक्शनैलिटी के ऊपर चला जाए और लगभग 7,500 की एम्प्लॉयमेंट हो। कौन सी कंपनी है? ATL बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा फ्लिपकार्ट, जिसको पीछे हमने 140 एकड़ पाटली हाजीपुर मानेसर के पास एक गांव है, वहां पर HSIDC में दी थी। उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वेयर हाउसेज सिंगल यूनिट में वो बनाने का काम करेंगे और जिसको 5 से 7 मंजिल हाइट तक का फुली ऑटोमेटेड विद एम्प्लॉयमेंट ऑफ 12,000 एम्प्लॉयज वहां पर आएंगे। ग्रासिम पेंट्स 80 एकड़ के अंदर नई अपनी यूनिट, हमारा जो पेट्रोलियम प्लांट है IOCL का पानीपत, उसके साथ लगाने के लिए ऑलरेडी लैंड ले चुकी है, कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू कर दी। कोक ने रोहतक के अंदर अपना एडिशनल यूनिट एस्टैब्लिश किया। हमारे पास जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, क्योंकि NCR की सीमेंट की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए 2 यूनिट्स ऐसे हैं जिनमें जो हमारा झज्जरवाड़ा दोनों थर्मल यूनिट्स हैं, उसके साथ नए प्लांट को स्टैब्लिश करने का स्टेट को प्रपोजल भेजा और एक बागड़ सीमेंट का जो एडिशनल प्लांट था उस परमिशन को हमने अप्रूव भी कर दिया, वो भी अपना सेकंड यूनिट लगाने का काम। और मैं ये मानता हूँ ये जो बड़े बड़े यूनिट्स आ रहे हैं, ये इनडायरेक्टली सिस्टर कंसर्न्स को भी लाने का काम करेंगे और प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक बात चल रही है उसको रेक्टिफाई भी करेंगे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात है, बिल्कुल कोविड की वजह से पीछे भर्तियां रेगुलर स्पेस पे नहीं होता और पीछे CM साहब ने भी आपको ब्रीफ किया था कि हमने 50,000 प्रदेश में भी नई भर्तियों हरी झंडी देने का काम किया, जब उसके ऊपर भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपनी कार्रवाई उचित तौर पर करें। अभी तक फोकस कर रहे हैं, उसके दिनों पर लगा हुआ पावर के लिए बहुत संकट चल रही है, तो आपको भी कुछ पता है? बिल्कुल, वो एक कंसर्न है और मुझे लगता है कि पावर डिपार्टमेंट ने बहुत हद तक उस कंसर्न को आज के दिन दुरुस्त कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अगले 5 से 7 दिनों में जो हमारी सप्लाई रुकी हुई थी रेगुलर तौर पर जो आनी थी, चाहे वो हाइडल की आनी है क्योंकि भाखड़ा फुल कैपेसिटी पे मई में एंड में आके चलता है, तो जो BBMP से प्रोडक्शन आनी है एडिशनल वो भी हमें सप्लाई हो गई। जो हमारे कोल प्लांट्स चाइना की वजह से एक बंद पड़ा है, शायद उसका स्पेयर भी आने वाला है। खेदड़ का वो 300 मेगावाट का यूनिट भी चल जाएगा और साथ में हमारे एडिशनल जो एग्रीमेंट्स वो सरकार द्वारा साइन हो चुके हैं, वो भी हमें लगभग 1000 मेगावाट के आसपास एडिशनल सप्लाई मिल जाएगी। तो मैं मानता हूं कि विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 1 वीक to 10 डेज जो इंडस्ट्री को पावर क्राइसिस झेलने पड़ रही है, हमने बहुत हद तक रेजिडेंशियल जो पावर क्राइसिस थे उसको रेक्टिफाई कर दिया। इंडस्ट्री वाले पावर क्राइसिस जो 8 घंटे का कट हमने मैंडेट किया है उसको भी हमें ये 75% का कोई आंकड़ा है अभी आपके पास कि 75% रिजर्वेशन में अभी तक कितने लोग इसका बेनिफिट उठा चुके हैं? अभी तक तो एक भी नहीं उठा पाए। 75% क्योंकि सब्सिडियस है
और हाईकोर्ट जैसे ही उसका निर्णय लेगा उसको फिर फोर्स हम लाने ये जो गौतम अडानी का जो हमने 450 मेगावाट 400 के आसपास की जो मेगावाट छोड़ दी आयोजित को, क्योंकि एग्रीमेंट तो हमारा दोनों का ही था और 2 रुपये 4 रुपये से दोनों का देखिए वो मामला आज के दिन जो हमारा ट्रिब्यूनल है, पावर ट्रिब्यूनल, उसके अंदर चल रहा है, तो उसके आउटकम के ऊपर ही आगे नहीं बढ़ेगा। अडानी वाला तो विजन कर ही दिया सरकार ने, कई 2 दिन में शुरू होने 400 छोड़ दी मेगावाट, 1424 मेगावाट का एग्रीमेंट था। प्राइस वेरिएशन पे था जितना मेरे संज्ञान में, करेक्ट भी हो गलत भी हो वो कह सकता रहे है। थे कि उस एग्रीमेंट के बाद उसको तोड़ देंगे, आयोजित कोयला महंगा हो गया है, इसलिए उसको महंगी जो आयोजित कोयला वाली जो बिजली है उसको महंगे रेट पे सरकार खरीद दिया जाएगा। तो हरियाणा ने कहा कि हम इसको खरीदते ही नहीं है, बस हमारा 250 देते जो हमारे देसी कोयले से बनी है। लेकिन 2 रुपये 4 रुपये से दोनों का ही आना था, आयोजित कोयले का आना था, वही 400 मैंने जो लास्ट रिव्यू पावर डिपार्टमेंट से लिया था उसके अंदर यही था कि जो हमारा रेट्स के ऊपर रिवीजन के ऊपर एक पिटीशन ट्रिब्यूनल में चल रही है, उसके ऊपर अभी चर्चा हुई। कोई एडिशनल एग्रीमेंट ऐसा हुआ है तो जरूर उसका संज्ञान लेकर आपको शेयर देवेंद्र मक्का की गिरफ्तारी को लेकर जो हरियाणा में जी तो मैंने पहले कह दिया। सर, राजनीति का जो स्तर है वो आए दिन लगातार नीचे गिरता जा रहा है, आरोप तो लगातार लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, FIR रजिस्टर होती है, पंजाब पुलिस एक तरह से जिस तरीके से विश्वास का बयान आया था कि टॉर्चर हाउस में आम आदमी पार्टी का बन चुका है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह की कार्रवाई हमने देखी है, ये एक नहीं तीसरा केस ऐसा है जहाँ दिल्ली के व्यक्तियों पर पंजाब में FIR हो रही थी। मैं ये मानता हूँ कि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्स, और क्योंकि ये मैटर माननीय हाई कोर्ट दिल्ली भी, पंजाब हरियाणा भी और सुप्रीम कोर्ट की भी निगरानी है, तो जल्द जो माननीय कोर्ट इस पर निर्णय करेंगे, मुझे लगता है सारी पुलिस फोर्सेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर CRPC में जरूर ये प्रावधान है कि जहाँ भी रजिस्ट्रेशन होती है वो फिर स्टेट उस पर इनेक्ट करती है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन पंजाब में हुई है तो पंजाब पुलिस के पास पावर्स है कि वो उसको इनेक्ट करे। जो 3 महीने का इसमें क्यों आ रहा है कि 3 महीने तक ठीक रहेंगे, कोई अगर आपने पढ़ा आया ना, नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, सिर्फ जो ड्रॉ डॉट्स बैकवर्ड के और कई जगह ऑब्जेक्शनेबल थे SC के और महिला तो हमने क्लैरिफाई कर दिया था कि ऑड इवन तौर पे अब चलाने का आगे काम करेंगे, मगर जहाँ बैकवर्ड में और SC में कोई ऑब्जेक्शन आए हुए उनको जैसे ही हम टेकअप कर लेंगे। DC को कह रहे हैं कि 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आदेश जारी हो चुके हैं कोर्ट के अनुसार जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दें। जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट आएंगी, क्योंकि उनको हर रिपोर्ट की हेयरिंग करनी होती है, एग्जैक्ट नंबर कितने हेयरिंग में आए हैं मेरे पास इन हैंड तो नहीं है, मैं वो आपके साथ जरूर डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर करूँगा। तो हम जून में संभावित मानेंगे, जुलाई में संभावित मानेंगे। मैं तो ये मानता हूँ अगर 10 दिन में आ जाएगा तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन पे है कि वो पूरा प्रोसेस की तरह स्टेट इलेक्शन कमीशन से बात हुई, कोई 3 महीने वो ये कह रहे हैं ना जी, एक तो नई जो वोटें बनेंगी, दूसरा जैसे मनेसर नया नगर निगम बना है तो कुछ पंचायतें चली गई। मानेसर का फरीदाबाद का तो इस जो नोटिफिकेशन पीछे करी थी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, उस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव प्रस्तावित नहीं था। 48 ऐसी काउंसिल और कमेटियां थी जिसका चुनाव प्रस्तावित था, जिसमें से 22 को पिछले दिनों विड्रॉ करने का निर्णय ले लिए थे। तो 47 काउंसिल और कमीशन है और उसके साथ 22 जिला परिषद, 140 ब्लॉक समितियां और 6300 कुछ जो हमारी पंचायतें हैं उनके चुनाव। हमारा वही हम तो पंचायत के पहले लोकल बॉडी के चुनाव कराएंगे, तो हाई कोर्ट में लोकल बॉडी ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जैसी तैयारियां होंगी उनका प्रेरोगेटिव है, प्रदेश सरकार के इसके हिसाब से ना कि पहले सरकार परमिट कर चुकी है, उनको चुनाव सामग्री भेज चुके हैं जिलों में। पंचायत चुनाव को लेकर तो खुद कह रहे हैं 3 महीने लगेंगे। जहाँ कमेटी और काउंसिल्स के चुनाव की बात है, ऑलरेडी स्टेट द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिए गए और वो अपना प्रोसेस को जब चाहे शुरू कर सकते। वो मैं तो आज इस पे कैसे कहूँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तो मैं हूँ लोकल बॉडी को तो क्लियर ही नहीं किया। हमारी ओर से म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटी के चुनाव की सहमति ऑलरेडी भेज दी गई और पंचायत चुनाव की एक सहमति हमने पहले दिखवाई थी जिसपे स्टे हो गया था। अब वो स्टे विकेट हो चुका है। जो रिवीजन होनी है वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमें भेजा था उस अनुसार
जो भी कहीं भी विवाद थे उनको निपटाकर हम वापस विश्वास नहीं थे। हरियाणा कांग्रेस में जो परिवर्तन हुआ है एक अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस की करे अब काफी उत्साह है, अब मजबूती देखने को मिली है। उत्साह तो ये पंजाब में भी आया था। पंजाब के नतीजे दर्शा गए थे कि वो जो 1:4 रेशो के अंदर चले थे उसका नतीजा क्या है। और हरियाणा में तो चुनाव अभी भी 2.5 साल बाद है विधानसभा का और 2 साल बाद लोकसभा का। लेट्स वेट एंड सी कि नवंबर में हिमाचल में 1:4 पॉलिसी बनाई है, वो पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होती है। सर पिछले 15 दिन और 1 मंथ की अगर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट आया वो सबसे हाईएस्ट आया, पावर कट का सिचुएशन हुआ। आप अभी आए हैं तो बड़ी डिटेल में बीजेपी जेजेपी का जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग जब गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें बोला गया था कि बार-बार हम लोग मिलेंगे, तो कभी तो आप लोग दोनों आपस में बैठेंगे। जो मेजर इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट, डियरनेस और पावर कट है, आपस में दोनों गवर्नमेंट पार्टी मिलकर बात विचार करते कॉमन कैसे क्या हो सकता। पहले तो आपको क्लैरिफाई करना कि निरंतर हमारी मुलाकातें होती है संगठन लेवल पर भी और सरकार के लेवल पर, और निरंतर हर विषय पर हमने मिलकर ही कदम उठाए। आज के दिन जो क्राइसिस है पावर के, इट इज नॉट सेंट्रिक टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। ये आप यूक्रेन के वॉर की वजह से भी देख रहे हैं कि देयर इज अ ग्लोबल इन्फ्लेशन इन कोल प्राइस एंड पेट्रोलियम प्राइस। ये क्राइसिस पूरे देश के 9 प्रदेशों में, जिसमें तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, हरियाणा भी है, और तो और जो पावर सरप्लस स्टेट्स थे उनको भी झटका झेलना पड़ेगा। बिल्कुल हमें कदम उठाना पड़ेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरेज की ओर बढ़ जाए, और उसके ऊपर मेरिट संज्ञान में जो पॉलिसी ऑलरेडी इन प्लेस है और जल्द उसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे कि प्रदेश में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर बढ़ा दोनों पार्टीज के बीच में इंटरनल मीटिंग होती है। अगर आप चाहेंगे इंटरनल मीटिंग हो कि हम फोटो इश्तेहार पर लगा के दें। सर ये मेरा एक सवाल है, जिस तरह का आपने कहा कि दिल्ली ने IMFL को 1:2 कर दिया है, क्या जो हमारी अब नई पॉलिसी आई है उसको बीट कर पाएगी 50%? मैं ना तो दिल्ली को और ना पंजाब को और ना उत्तर प्रदेश को टारगेट लेके, मेरा टारगेट यही था कि 2020 से 21 तक हम हमारे रेवेन्यू बढ़ाए, और हमने 6100 से बढ़ाकर उसको 6700 को हमने अब 7938 किया, और इस बार टारगेट है 1200 करोड़ का। उसमें प्रोसेस जो हमने अपनाए वो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग, दूसरी चीज मॉनिटरिंग के बाद उसको लीकेज से रोका जाए, डंपिंग से रोका जाए, और हम सक्सेसफुल रहे। मैं पिछले साल का शेयर कर दूं कि लास्ट 365 डेज में 1200 से ऊपर FIR प्रदेश में, जिसके अंदर हमने इलीगल सेल ऑफ अल्कोहल पकड़ी है, और आने वाले समय में भी ये सख्ती बढ़ाएंगे। इसको खपत का भी योगदान होगा, जब आंकड़ा बढ़ रहा है हमारा रेवेन्यू तो ये नहीं है ना। आपके साथ एक सीधा आंकड़ा शेयर कर दूं कि हमारे जो वेंड्स हम सेल करते हैं उससे लगभग 3600 से 3800 करोड़ फिक्स्ड रेवेन्यू है। उसके बाद में जो भी रेवेन्यू आता है वो सारा हमारी एक्साइज ड्यूटी बेस्ड है। दिल्ली पहले वेंड बेस्ड नहीं करती थी, एक्साइज बेस्ड। इस बार दिल्ली की पॉलिसी बिल्कुल 360 टर्न में थी कि उसने वेंड बेस्ड टैक्सेशन किया, कि 1 टाइम फिक्स्ड वेंड कॉस्ट कर दिया, और उसने एक्साइज जो ड्यूटीज थी वो 0 कर दी। पंजाब के अंदर आज के दिन उल्टा है, वेंड के ऊपर कम लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी ज्यादा। हरियाणा की 50-50 पॉलिसी, अभी तो उनके 50-50 के अंदर हमने प्रयास किया है कि दोनों तरफ हम बैलेंस करके हमारा जो एक्साइज रेवेन्यू उसको हम सिक्योर करें। अभी तो आएगी उनकी पॉलिसी, बजट भी आना पंजाब सरकार से पूछा आपका देख के कम कर देगा और पेट्रोल डीजल के करके